दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस किए, उससे पहले हम लोगों ने रूल्स किए। आज बारी है एसबीआई पीएस के एरर्स के क्वेश्चंस की। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है एरर्स के क्वेश्चंस एसबीआई पीएस से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो पास्ट के कुछ ईयर्स में आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन इससे पहले हमने जितने भी एरर्स किए उसमें तो आप लोगों को पता था कि जब हम लोग प्रोनाउन के सेक्शन में कर रहे हैं तो प्रोनाउंस के एरर है, नाउन में कर रहे हैं तो नाउन्स के एरर है, टाइम में कर रहे हैं तो टाइम्स के एरर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसमें कहीं से भी एरर हो सकता है। इसमें आपका एडवर्ब का एरर आ सकता है, इसमें आपका एडजेक्टिव का एरर आ सकता है, नाउन का एरर आ सकता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। आप कितना क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों रियल लाइफ में भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन आती है। आप देखो कहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी या कौन सा चैलेंज हमारे सामने आ जाए हम बता नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना कॉम्पिटिटिव के, खास करके इंग्लिश के, वैसे ही आते हैं। इसमें कहां से कौन सा एरर आ जाए वो हमको एकदम ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके एरर्स करते हैं। लेकिन आप भी अभी जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन में मान के चलिए कुछ एरर्स तो ऐसी गुगली होगी कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे हुआ। और कुछ एरर्स जो है वो हमारे प्रीवियस में जो हम लोगों ने रूल्स किए हैं उन रूल्स के ऊपर है। और लाइफ खुद ही एक गुगली है तो थोड़ी गुगली भी हो जाए क्यों। चलिए, तो इसके अंदर एरर क्वेश्चंस में किस किस के क्वेश्चन आपके एरर आ सकते हैं भैया? आपके नाउन के एरर आ सकते हैं, प्रोनाउन के आ सकते हैं, या वर्ब के आ सकते हैं, ठीक है, या एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब या सिंपल और भी वर्ब एडवर्ब का जो रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेलिएंट डेटा। अब बोलोगे सर स्पेलिंग गलत लिखी, सेलिएंट नहीं होता है। सेलिएंट ही होता है दोस्तों। सेलिएंट डेटा का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ प्रूफ डॉक्यूमेंट, कुछ रिसर्च किया हुआ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डेटा के लिए जो ये वर्ड है सेलिएंट डेटा, ये सेलिएंट और ये डेटा। दोस्तों ध्यान दो कि अगर ये डेटा के पहले सेलिएंट लगा, ये क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? भाई क्या होगा, क्योंकि डेटा अगर हमारा नाउन है तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या हो गया, ये सेलिएंट वर्ड एडजेक्टिव हो गया। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। द सेलिएंट डेटा अवेलेबल ऑन malnutrition depicts clearly where should our governments concentrate our future program। तो ये जो डेटा निकल के आया है सेलिएंट डेटा, जो मैल न्यूट्रिशन के ऊपर निकल के आया है, इससे क्या समझ में आता है, क्या डेपिक्ट करता है, क्या चिन्हित करता है ये डेटा? साफ साफ क्या डेपिक्ट करता है कि वेयर शुड आर फ्यूचर गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट, कि हमारी जो फ्यूचर की गवर्नमेंट है वो कहां पर कॉन्सेंट्रेट उसको करना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर की जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्सेंट्रेट कहां पर करना चाहिए, इन आवर फ्यूचर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। दोस्तों देखो सबसे पहले ध्यान देना, सेलिएंट डेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये सब्जेक्ट है तो मुझे बताओ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है? आप बोलोगे सर डेटा 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 के बारे में सर ने बताया था कि डेटा तो प्लूरल होता है। क्या होता है, डेटा हमेशा प्लूरल होता है। क्लियर हो रही है बात? अगर डेटा प्लूरल होता है तो वर्ब ढूंढो। अब डेटा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। शाबाश। तो मैल न्यूट्रिशन डेपिक्ट्स, तो ये एस कहां से आ गया भैया? तो ये सबसे पहले तो ये एरर पता चल गया हमारा, बी वाला जो है आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है, डेपिक्ट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केवल डेपिक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, डेपिक्ट हो जाएगा, डेपिक्ट नहीं होगा। ये तो मिल गया एक एरर। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ है क्या? आप देखो क्लियरली, वेयर शुड आवर गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट आवर फ्यूचर प्रोग्राम, वेयर शुड आवर गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट। यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो दोस्तों
ये गड़बड़ तो है। अब इस गड़बड़ को कैसे पता चला, पहले आपको एक रूल बताता हूँ। ये रूल हमने लास्ट की हमारी जो क्लास हुई है उसमें डिस्कस किया है। ये रूल हमने डिस्कस किया था WH वाले वर्ड्स का। दोस्तों क्या होता है, WH के जो वर्ड्स है हम लोग जब यूज करते हैं तो या तो हम लोग उसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे या फिर हम उसको क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज करेंगे। WH के दो यूज होते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहाँ जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछा मैंने। या फिर कैसे यूज करेंगे उसको, वेयर ही लिव्स, लाइक दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वो घर है जहां मैं रहता हूं। तो या तो आप क्या कर रहे हो, WH को प्रश्न पूछ रहे हो या फिर WH का जो है आप रिलेटिव की तरह। तो इसके दो फॉर्मूले बन रहे हैं। क्या फॉर्मूला बन रहा है, इसके दो फॉर्मूले बन रहे हैं। देखो कैसे, या तो आप क्या कर रहे हो, WH, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, वेयर हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपका मेन वर्ब। क्या हो गया दोस्तों, मेन वर्ब, और लास्ट में हमारा क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे इसका एक एग्जांपल है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। देखो एग्जांपल हम आपके लिए इसके लिए इसमें लिख देते हैं, वेयर, ध्यान दो, वेयर डस ही लिव। ये हम कैसे यूज करते हैं, वेयर डज ही लिव, ये हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ध्यान दो जरा, एक और कंडीशन है जिसमें वेयर के बाद आप सीधा क्या लगा देते हो, सब्जेक्ट लगा देते हो, और उसके बाद क्या लगा देते हो, ऑक्सिलरी वर्ब लगा देते हो, और उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा मेन वर्ब आ जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि वेयर सुरेश डज गो, या जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाँ, वेयर, अभी मैंने बताया था, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, है ना, वेयर आई लिव। अगर कोई ऑक्सिलरी आ रहा है तो वो कहां लगेगा, आई के बाद लगेगा, आई डू लिव, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो कोई इशू ही नहीं है, तो वेयर आई लिव। लेकिन एक बात याद रखो कि ये जो सेंटेंस है, ध्यान दो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो वेयर के बाद आप सीधा सीधा सब्जेक्ट लगा दो, बस इतना सा याद रख लो। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो वेयर के बाद सीधा सब्जेक्ट लगाओ, और अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। कोई भी WH का अगर वर्ड आया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया तो वो क्या कंडीशन हो गई, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर WH के बाद सब्जेक्ट आ गया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान दो दोस्तों, यहां तक तो हमने बराबर किया था, द सेलिएंट डेटा अवेलेबल ऑन मैल न्यूट्रिशन डेपिक्ट क्लियरली, हाँ क्या डेपिक्ट करता है, क्लियरली। अब ध्यान दो, क्योंकि ये वेयर बीच में आ रहा है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आपका प्रश्न तो पूछेगा नहीं, और लास्ट में इधर कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगा नहीं है, तो ये क्या है, ये रिलेटिव है। अगर ये रिलेटिव है तो हमारा कौन सा, ये वाला पैटर्न चलेगा, ठीक है, रिलेटिव। अब देखो जरा, तो वेयर के बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है क्या, वेयर शुड आ गया, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब माना जाता है। ये जो जितने भी मॉडल्स है ना वो भी आपके ऑक्सिलरी के अंदर ही आते हैं। तो देखो, वेयर शुड आवर गवर्नमेंट्स कॉन्सेंट्रेट, तो दोस्तों क्या होगा कि यहां पर वेयर के बाद आपका शुड नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, वेयर के बाद हमने आवर गवर्नमेंट सब्जेक्ट बना दिया, आवर गवर्नमेंट हमने क्या बना दिया, वेयर के बाद, हाँ वेयर, ये अवर गवर्नमेंट हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वेयर आवर गवर्नमेंट्स, यहां पे आ जाएगा आपका शुड, क्या आ जाएगा, शुड, सी वाले में ही एरर, तो वेयर आवर गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट, समझ में आ रही है बात, वेयर आवर गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट आवर फ्यूचर प्रोग्राम्स, ठीक है, हो रही है बात क्लियर। फिर से देखो आप लोग, द सेलिएंट डेटा अवेलेबल ऑन मैल न्यूट्रिशन डेपिक्ट, एस हट जाएगा, प्लूरल है तो क्लियरली क्या डेपिक्ट करता है, क्लियरली वेयर
ये शुड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वेयर के बाद रिलेटिव है। सीधा आपका मेन आपका सब्जेक्ट, वेयर आवर गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट और फ्यूचर प्रोग्राम्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? ये याद रखना कि वेयर आप लगा रहे हो और अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस कंडीशन में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके जस्ट बाद। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो वेयर के बाद जो है या विच के बाद या व्हेन के बाद जो है आप लोग क्या लगा दो, उसके बाद सीधा आपका सब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन है, पहले समझते हैं। इट इज शॉकिंग व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज इज इनकॉम्प्रीहेंसिबल। देखो कैसे पढ़ते हैं, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। 1 2 3 4 5 6 सिलेबल है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है अपने को। कैसे पढ़ेंगे देखो, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। ठीक है, हाँ, तो इट इज शॉकिंग what she says and what she does is incomprehensible to an ordinary mind like yours। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि ये बड़ी शॉक की बात है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो वो कहती है और जो वो करती है, ये दोनों की जो चीजें हैं ये क्या है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब समझ से परे। ठीक है, किसकी समझ से परे? टू एन ऑर्डिनरी माइंड, एक सामान्य से जीव या सामान्य से जो माइंड है, जैसे आपका माइंड है, मतलब वो जिसको भी बता रही है वो यही बोल रही है कि वो क्या करती है या वो क्या बोलती है, ये आपकी समझ से बिल्कुल भी परे है। आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि वो क्या करती है और क्या बोलती है। देखो दोस्तों, कैसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, पहले हमको मेन वही देखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, वो देखना चाहिए आप लोगों को कि आपका जो सब्जेक्ट है, ध्यान देना, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब से, क्रिया से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो इसका क्या मतलब है, मेरे ये कहने का मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है या नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है कि नहीं। बस ये मेन चीज है, ये आप लोग याद रखो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये दो वर्ड हैं, इट इज शॉकिंग, ये बड़ी शॉक की बात है। ये आपका यहाँ पे शॉकिंग जो है आपका एक तरह से नाउन की तरह इसको यूज कर रहे हैं। व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, जो क्या वो कहती है और क्या वो करती है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये व्हाट शी सेज, ठीक है, ये आपका एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या वो कहना, उसका क्या कहना है ना। तो व्हाट शी सेज ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंड आपका बीच में क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। एंड क्या आ गया दोस्तों, कंजंक्शन आ गया। व्हाट शी डज, क्या वो करती है, यहाँ पे क्या वो करती नहीं, जो से इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। देखो मीनिंग इसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं। व्हाट शी सेज, जो वो कहती है, व्हाट शी डज, जो वो करती है। ठीक है, दोनों के बीच में कंजंक्शन, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट टू। व्हाट शी डज आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट टू। अब दोस्तों ध्यान देना, हमने क्या पढ़ा था कंजंक्शन में कि जब आपका सब्जेक्ट वन, ठीक है ना, बीच में लगाए एंड और कंजंक्शन, खैर अभी तो हमको पढ़ना है, बट ये देखो आप समझ लो कि सब्जेक्ट वन बीच में क्या लगा है, एंड लगा है, और उसके बाद सब्जेक्ट टू। जब दोनों को आप ऐसे मिक्स करते हो उस कंडीशन में अगर आपका वर्ब आएगा तो वो वर्ब क्या होगा दोस्तों, भाई एंड है ना, दो अलग अलग, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं जिसके मीनिंग अलग अलग है, जो है ना, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो है आपका वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा आपका प्लूरल। मतलब व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, तो इज नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा ये, आर। क्या हो जाएगा, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकॉम्प्रीहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। ठीक है, ये योर्स यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि योर्स को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे थे कि योर को अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो उसमें एस लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना, योर नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का ये आपका योर्स प्रोनाउन है, तो ये बिल्कुल बराबर है।
ठीक है, यहाँ पे समझ में आया क्या एरर है भाई, दो अलग अलग सब्जेक्ट है तो उस केस में आपका वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। See this question number 3 says that nobody else but some comely। अब देखो कोई बहुत सारे बच्चे, ध्यान दो, चलो बताता हूं मैं। Nobody else but some comely young women have played a prank on him, but it is pitiable, he is not understanding it। तो इसमें देखो दो नए वर्ड हमको मिल गए। क्या मिल गया? एक तो ये nobody else but some comely। अब comely आप बोलोगे सर commonly, तो commonly नहीं है, वो क्या है? comely है। comely का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाई comely जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करा है? women से। तो comely मतलब होता है ब्यूटीफुल। comely का मतलब है ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए, तो nobody else कोई और नहीं, लेकिन but some comely कुछ ब्यूटीफुल वुमेन है ना, कुछ खूबसूरत जो महिलाएं हैं, कोमली यंग वुमेन, ठीक है, यंग वुमेन जो है, हैव प्लेड अ प्रैंक। प्रैंक का मतलब है उन्होंने क्या करा? एक मजाक किया, ठीक है। क्या किया? एक मजाक किया। किस पे? ऑन हिम, उसके ऊपर। कोई एक पर्सन है उसके ऊपर इन्होंने मजाक किया। बट इट इज पिटिएबल, मतलब ये बड़ा ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, ये बड़ी पिटिएबल मतलब ये बड़ी उसके प्रति, उस बेचारापन है या उसके प्रति बड़ी हास्यात्मक बात है कि वो बेचारे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि इन्होंने उसके साथ क्या करा, चीट करा या मजाक करा, है ना, उसके साथ एक प्रैंक किया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इसमें एरर निकालने की। बताओ जरा, आप लोग सोचो क्या एरर हो सकता है? नोबडी एल्स बट सम, कोई और नहीं, ठीक है, नोबडी एल्स, लेकिन, है ना, कुछ कोमली, कुछ यंग जो वुमेन्स है, ब्यूटीफुल यंग वुमेन। अब ध्यान देना जरा, हैव आया, ठीक है, ध्यान देना, हैव आया। हैव का मतलब है आपका वर्ब क्या है? प्लूरल। वर्ब क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर प्लूरल वर्ब है तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये भी प्लूरल होना चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ करने के पूरे चांसेस है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए, यंग वुमेन। अब स्पेलिंग देखो, वुमेन, WOMEN, ई होता है प्लूरल के लिए। ई जो वर्ड है वो किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। अब यहीं पर ए हो जाता तो ये हो जाता सिंगुलर, और यहाँ बन जाती हमारी एरर, हैज आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका EN है तो वुमेन का प्लूरल फॉर्म वुमेन, तो वो भी खाली स्पेलिंग का फर्क है बस, तो ये एकदम बराबर है। सब्जेक्ट ओके और आपका वर्ब भी ओके, ठीक है। तो है, और ये प्लेड, क्या प्ले करा उसने? अ प्रैंक, एक मजाक या प्रैंक कोई भी, ठीक है, ऑन हिम, उसके ऊपर। ये हिम आपका किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये भी बराबर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट इट इज पिटिएबल, मतलब ये जो बात है, ये जो हरकत है, ये बड़ी पिटिएबल है, मतलब इट के साथ इज आ गया। देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान दो जरा, पैटर्न भी समझते जाएंगे दोस्तों। सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये स्ट्रक्चर भी एकदम परफेक्ट है हमारा। तो इट इज पिटिएबल, ये बड़ी दयनीय बात है ना, ये बड़ी तरस की बात है। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, वो नहीं समझ पा रहा है इसको। तो कहां गड़बड़ है? अब ये भी आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा होगा दोस्तों। आपको याद है मैंने आपको बताया था, कब बताया था सर? तो आपको सर ने बताया था कि जब हम टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ध्यान देना मेरी बातों को, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ कंटिन्यूस नहीं लेते हैं, ING नहीं लेते हैं, जमता ही नहीं है उनको। वो तो सीधा सीधा क्या करते हैं मालूम है? वो सिंपल प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं। कौन से वर्ड है? जैसे लाइक, कौन से वर्ड है दोस्तों? एक लाइक, ठीक है, एक लव, एक सी, एक हियर, नहीं ये वाला नहीं, हियर, HEAR, हियर, और एक हियर हो गया, एक अडॉप्ट हो गया, और एक अंडरस्टैंड,
क्या हो गया हमारा? अंडरस्टैंड। ये जो वर्ड्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं? डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस। क्या करते हैं ये? डू नॉट फॉर्म दे डू नॉट फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस। क्या करते हैं ये लोग? इनके साथ कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगता है ना। लगा दोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन होगा ग्रामर की लैंग्वेज में रॉन्ग। रॉन्ग नहीं होगा, नहीं रॉन्ग नहीं लगेगा, बट रॉन्ग तो होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये देखो अंडरस्टैंडिंग समझ रहा हूं मैं आपको, ही इज नॉट अंडर, वो मुझे नहीं समझ रहा है, तो ये वो मुझे नहीं समझता है, वो ज्यादा परफेक्ट है। ग्रामर की लैंग्वेज में ये रॉन्ग है, आईएनजी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि समझना जो है एक हैबिचुअल चीज है, मतलब इसको ऐसा नहीं कि कोई रहा हूं, ठीक है, इसमें रहा आने की कोई प्रोग्रेस की या कंटिन्यूटी की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ग्रामर के सेंस में याद रखो दोस्तों कि ये लव, हमारी जो फीलिंग्स जो है चीजें, अडॉप्ट हो गया, हियर हो गया, या फिर ये हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, उसके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगाना है। मतलब आपका ये आईएनजी के फॉर्म में ये नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आपका एरर मिल गया फोर्थ वाले में, और यहाँ पे ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, बल्कि आपका सिंपल प्रेजेंट का कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। मतलब ही अंडरस्टैंड्स मी होता है, उसका क्या हो जाएगा? ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी। तो ये आपका, ये नॉट तो बराबर है, ये गड़बड़ है, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या है? ही डज नॉट, और ये अंडरस्टैंड यहां तक बराबर है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी। यहां पे आपका मिल गया एरर, ठीक है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है ना। अब 3 क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि एक क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है? WH वाले रिलेटिव वर्ड के ऊपर बेस्ड है आपका एक क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा वो किस पे बेस्ड था? कंजंक्शंस पे बेस्ड था, या फिर सीधा आपका नाउन पे बेस्ड था कि भाई 2 नाउन अगर आ गए, बीच में एंड या बट या कुछ लग गया, तो वो आपका वर्ब जो है प्लूरल हो जाएगा। और तीसरा हमारा जो है वो किसके ऊपर था? तीसरा हमारा क्वेश्चन था टेंस के ऊपर, ठीक है ना। टेंस का क्वेश्चन था ना हमारा। तो बट क्लियर हो रही है बात आपको? चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि यहाँ हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टॉपिक के आ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख देता हूं, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस मेड बाय दी। क्वेश्चन 4 है सम highly significant observations made by the former Secretary General, यहाँ पे ए आएगा, मेड बाय दी फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, in his annual meeting, in his report submitted to the current annual report submitted to the current, ठीक है ना, एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द करंट सेशन ऑफ द असेंबली, करंट सेशन ऑफ द
असेंबली। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ए वाला सेक्शन हमने ले लिया, बी वाला हमारा एनुअल पर और सी करंट पर। B1 इज दिस, ओके, एनुअल, एंड C1 इज दिस करंट, एंड दिस वन इज डी। चलिए, तो ये क्वेश्चन एरर का आप लोगों के सामने है। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, समझिए इसको और बताइए जरा क्या मीनिंग आएगा इसका, क्या मतलब निकल के आ रहा है क्वेश्चन का। देखो, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, कुछ बहुत ही ठोस, एक बहुत ही कारगर ऑब्जर्वेशंस जो है मेड बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस या उन्होंने कुछ ऐसे चीजें देखी, बनाई गई है ना, कुछ ऑब्जर्व किया गया, किसके द्वारा, सेक्रेटरी जनरल इन हिज एनुअल रिपोर्ट, अपनी एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे उन्होंने निचोड़ निकाला जो भी एक एनुअल रिपोर्ट का, सबमिटेड टू द करंट सेशन ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो सम ऑफ द हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी इन हिज एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द करंट सेशन ऑफ द असेंबली। चलिए, ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो जनरल सेक्रेटरी ने निकाला रिपोर्ट में से, एनुअल रिपोर्ट में से, उसको उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको सबमिट कर दिया। ठीक है, कहाँ सबमिट कर दिया, वहां पे उन्होंने उसको कहाँ पे सबमिट कर दिया, उन्होंने उसको असेंबली में सबमिट कर दिया। चलिए, क्वेश्चन का एरर हम लोग देखते हैं, ट्राई मारते हैं क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखो कि सब्जेक्ट क्या है। पहला इसके अंदर सब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, बताओ, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जो मेन हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। ध्यान देना, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशंस है, कैसा ऑब्जर्वेशन है ये, हाईली सिग्निफिकेंट, हाईली है, सम हाईली और सिग्निफिकेंट है, मतलब ये उसके एडजेक्टिव हो गए। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ध्यान देना, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब कौन सा आ रहा है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, कोई इशू नहीं भाई, सेकेंड फॉर्म में हमारा पास्ट टेंस में ये चल रहा है कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो है वो बताए गए है ना, ये देखे गए। ठीक है, किसके द्वारा, देखो मेड, किसके, देखो ध्यान देना, मेड बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। अब एक चीज ध्यान दो दोस्तों कि ये जो आपका सेंटेंस अगर यहाँ पे बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल आ गया, मतलब ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया। ठीक है, अगर इसी को हमको एक्टिव में करना है तो क्या बोलेंगे, फॉर्मर। ध्यान देना, अगर एक्टिव में करना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसी का एक्टिव वॉइस यहां तक। ठीक है, क्या होगा एक्टिव, फॉर्मर, फिर आपका ये सेक्रेटरी जनरल, फिर क्या होता, मेड सम सिग्निफिकेंट, क्या होता, सम सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है ना, अगर ये इसका क्या होता, हमारा एक्टिव वॉइस होता, इसी का पैसिव वॉइस करना होता तो क्या करते, सम सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, सॉरी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। देखो आप, सम सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस मेड बाय मतलब ये आपका किस में आ गया, ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ गया। दोस्तों पैसिव वॉइस का एरर आ गया, लेकिन आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। अभी क्वेश्चन के हिसाब से आप समझे कि मेड बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल इन हिज एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड। देखो ध्यान, अब पैसिव वॉइस का है तो वो आगे भी क्या करेगा, पैसिव में ही चलेगा, और आगे वो पैसिव में चलेगा तो एनुअल रिपोर्ट ये सबमिटेड नहीं होगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, वर सबमिटेड। ठीक है, वर सबमिटेड हो जाएगा, और ये वर इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में चल रहा है। ठीक है, और पैसिव है और पास्ट टेंस है, उस कारण से जो है ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, वर सबमिटेड। तो एरर क्या पता चल रही है हमको, एरर यही निकल के आ रही है सी में कि रिपोर्ट्स के बाद वर आ जाएगा, रिपोर्ट्स वर सबमिटेड टू दी करंट। इसमें हमारा सी वाले सेक्शन में इसमें एरर हमारा आ गया। चलो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, या इसको आप लोग कॉपी करो।
ठीक है ना। क्वेश्चन पोस्ट करके, वीडियो आप लोगों का पोस्ट करके बढ़िया कॉपी करो, नोट्स इसके मेंटेन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। लिसनिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस द कॉर्पोरेशन, फिफ्थ है हमारा लिसनिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस the corporation, listening to the government guidelines, the corporation has been conducted cleanliness drives everywhere. Corporation has been conducted cleanliness drives everywhere, has been conducted everywhere in the country on account of rising instances. Everywhere in the country on account of rising instances of dengue. Rising instances of dengue. चलिए, तो आपका ये हो गया डी वाला सेक्शन। ए सेक्शन है हमारा एंड पर, okay, A section is on government corporation has listening to the government, yes, A guidelines, B is conducted. Okay, so let's see, A1 is this, fine, B is conducted and C error is country, yes, country, so this one is C. चलो ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, लिसनिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको सुनते हुए, लिसनिंग मतलब सुनते हुए। अब देखो लिसनिंग आपका क्या है, जेरेंट, लिसनिंग क्या हो गया आपका, क्या हो गया, लिसनिंग आपका जेरेंट हो गया। जेरेंट का मतलब होता है ऐसा आईएनजी वर्ड जिसको हम लोग सब्जेक्ट या फिर हम लोग उसको ऑब्जेक्ट की तरह लेते हैं, उसको जो है हम लोग कैसे नहीं लेते हैं, उसको वर्ब की तरह आप लोग नहीं लेते हो, ठीक है, ये याद रखना। तो लिसनिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक, द कॉर्पोरेशन हैज बीन कंडक्टेड क्लीनिनेस ड्राइव्स एवरीवेयर इन द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ डेंगू। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि जब गवर्नमेंट की, लिसनिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक, यहाँ पे मीनिंग वो निकल आ रहा है कि भाई जो भी जब गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की सभी गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस वगैरह के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉरपोरेशन है उसने क्या करा, हैज बीन कंडक्टेड, ये तो गड़बड़ लग रहा है, हैज बीन गाइड, देखो कॉरपोरेशन ने कंडक्ट किया, कॉरपोरेशन ने कंडक्ट किया, और इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, कॉरपोरेशन हैज बीन कंडक्टेड, तो कॉरपोरेशन कंडक्ट हुई या कॉरपोरेशन ही कंडक्ट अपने आप में की गई, गड़बड़ लग रहा है ना यहाँ पे, तो हैज बीन कंडक्टेड नहीं आएगा, ठीक है, कॉरपोरेशन हैज कंडक्टेड, ये आपका जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, कॉरपोरेशन ने कंडक्ट किया, समझो। तो अब ये जो एरर आ रहा है ध्यान दो, अब ये एरर कैसा है, ये इस सेंटेंस के मीनिंग का एरर है कि आपको उसका मीनिंग भी पता करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, तो कॉरपोरेशन हैज कंडक्टेड, कॉरपोरेशन ने, अब देखो मीनिंग देखो ना, हैज बीन कंडक्टेड मतलब कॉरपोरेशन खुद ही कंडक्ट की गई, तो खुद कंडक्ट थोड़ी की गई, कॉरपोरेशन ने कंडक्ट किया, ठीक है, कॉरपोरेशन ने कंडक्ट किया, तो कॉरपोरेशन हैज कंडक्टेड क्या, क्लीनिनेस ड्राइव्स,
सफाई अभियान जो है, और हर जगह एवरीवेयर इन द कंट्री, देश में हर जगह उन्होंने किया ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ डेंगू। डेंगू के इंस्टेंसेस मतलब जो केसेस हैं, तो राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू जो है उसको देखते हुए कॉर्पोरेशन ने क्या करा, ये एक क्लीनिनेस ड्राइव को कंडक्ट किया। तो यहाँ पे किया तो क्या होगा, हैज कंडक्टेड। ठीक है दोस्तों, हैज, तो यहाँ पे बीन नहीं आएगा, बीन आपका जो है वो एरर है, क्योंकि बीन हम लोग कब लगाते हैं ये भी ध्यान दो, हैज बीन। अगर हैज बीन के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान दो, जैसे एक तो हम पढ़ते हैं हैज बीन और V1 के बाद ING पढ़ते हैं दोस्तों, V1 ING पढ़ते हैं हम लोग, तो ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। लेकिन अगर आप मान के चलो कि अगर ये आपका आ गया हैज और उसके बाद बीन और उसके बाद आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये जो है ना, ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, ये पैसिव फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, पैसिव का फॉर्म हो गया। अब यहाँ तो पैसिव फॉर्म वाली कोई बात ही नहीं है ना, सिंपल सिंपल सेंटेंस है कि उसने कंडक्ट किया, कॉर्पोरेशन ने ये क्लीनिनेस का जो ड्राइव है उसको चलाया, या उसको अभियान चलाया, छेड़ा, कंडक्ट किया, तो उसके लिए सीधा क्या हो जाएगा हमारा, हैज कंडक्टेड। ठीक है, क्लियर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। सेवरल मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस एंड several members of the US Council, several members of the US Council, काउंसिल नहीं यार, कांग्रेस, several members of the US Congress and several members of the US Congress and US manufacturers have urged, and US manufacturers as will come, manufacturers have urged Trump, they have urged or they requested Trump, क्या करा, urged Trump not to withdraw, not to withdraw, क्या विड्रू नहीं करने के लिए अर्ज किया उन्होंने, GSP बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंडिया, GSP बेनिफिट्स available, GSP benefit available to India, GSP benefit available to India since India is a strategic ally, since India is a strategic ally, सिस अ स्ट्रैटेजिक अलाई। लेट्स सी कहाँ कहाँ एरर हम लग रहा है यहाँ पे, एंड में और ट्रम्प जो है, तो एंड दिस इज ए एरर, देन ट्रम्प दिस इज बी एरर, देन आफ्टर ट्रम्प 2s C एरर अवेलेबल टू, हाँ दिस इज एरर नंबर C। ओके क्लियर है। चलो क्वेश्चन ये हो गया हमारा डी वाला सेक्शन। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं उसके बाद। देखो ये सेवरल मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के कुछ मेंबर्स, कुछ सदस्य, और कौन उसके अलावा, एक तो उसके कुछ मेंबर्स, उसके अलावा यूएस मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, यूएस मैन्युफैक्चरर्स, जो भी यूएस के मैन्युफैक्चरर है उन्होंने क्या करा, हैव अर्ज्ड ट्रम्प, ट्रम्प से अर्ज की, अर्ज करना मतलब उसको रिक्वेस्ट किया ट्रम्प को, ट्रम्प के पास उन्होंने एक गए वो लोग और उसको एक उनको बताया, ट्रम्प को रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, नॉट टू विड्रू। देखो दोस्तों ध्यान से, नॉट टू विड्रू
अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी नॉट टू आया या कभी भी टू आया, ठीक है ना, क्या पढ़ा है अभी तक हमने? इन्फिनिटिव्स पढ़ा है दोस्तों हमने। इन्फिनिटिव में हमने क्या पढ़ा है? नॉन फाइनाइट जो होता है इन्फिनिटिव्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि कभी भी टू अगर आता है तो टू के बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा दोस्तों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन यहाँ पे विड्रीव जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो यहीं पे एरर पकड़ में आ गया। क्या हो जाएगा? विड्रीव नहीं होगा, विथड्रॉ होगा। क्या होगा? विड्रॉ होता है, ये याद रखना, ठीक है। नॉट टू विड्रॉ, विड्रॉज भी नहीं हो पाएगा, केवल विड्रॉ होगा। तो नॉट टू विड्रॉ। जीएसपी बेनिफिट्स, जीएसपी के जो फायदे हैं अवेलेबल टू इंडिया, मतलब इन लोगों ने क्या रिक्वेस्ट करी कि भैया ट्रम्प साहब आप जो है ये जीएसटी के जो बेनिफिट, सॉरी जीएसपी, ठीक है, वहां के जो बेनिफिट मिल रहे हैं इंडिया को, उस बेनिफिट्स को आप लोग जो है विड्रॉ नहीं करें ट्रम्प साहब, है ना। और क्या करें? क्यों ऐसा क्यों नहीं करें कि इंडिया सिस अ स्ट्रैटेजिक अलाई। अब ये सिस मतलब इंडिया, सिस अ स्ट्रैटेजिक अलाई का मतलब होता है इंडिया हैज अ स्ट्रैटेजिक अलाई, है ना, या इंडिया कंटेन्स, इंडिया कैरीज अ स्ट्रैटेजिक अलाई विद अमेरिका। तो इंडिया जो है एक तरह से बहुत ही घनिष्ठ एक स्ट्रैटेजिक अलाय है। अलाय मतलब एक पार्टनर है। किसका पार्टनर है? यूएस का पार्टनर है। तो जब यूएस का हम इतना अच्छा पार्टनर है, हम इतना अच्छा आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस को, तो इसीलिए यूएस कांग्रेस और मैन्युफैक्चरर्स ने रिक्वेस्ट करा ट्रम्प साहब को कि ट्रम्प साहब आप जो है इंडिया के प्रति अपना रुख पॉजिटिव करें और ये जो जीएसपी बेनिफिट जो मिल रहे हैं उसको आप लोग विड्रॉ ना करें।